एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज की इस एक वीडियो के अंदर हम चौसर को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं, खल्लास करने वाले हैं। ये वन शॉट है। जितने भी यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के एस्पिरेंट्स हैं जो कि यहाँ वहाँ भटक रहे हैं कि कहाँ उनको एक अच्छी परफेक्ट वीडियो दिख जाए, मिल जाए और वहीं से ही उनका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको इतनी गारंटी ज़रूर दे सकती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो इससे बाहर से आपको कहीं क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा चौसर से रिलेटेड। ओके, तो सारे के सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चौसर के बैकग्राउंड के बारे में, देन इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे हम जॉफ्री चौसर से रिलेटेड। तो सारी चीज़ें इन डिटेल मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। ओके, तो एक बार सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स के साथ। ओके, तो चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एज यू गाइस नो कि हमारी इंग्लिश लिटरेचर में जो ब्रिटिश लिटरेचर है उनमें कुछ एजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एज ऑफ चौसर, जॉन मिल्टन, रेस्टोरेशन, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेस हैं बिकॉज हर बार इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने मॉडर्न एज को कवर करवा दिया है, तो वो एक बार वन शॉट वो देख लेना। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो भी। आज की इस एक वीडियो के अंदर हम जॉफ्री चौसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जॉफ्री चौसर के बारे में, लाइक बैकग्राउंड के बारे में हम समझेंगे। तो जो एज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, व्हेन चौसर वाज बोर्न। चौसर का बर्थ होता है एग्जैक्टली 1340 में, बट कहीं पर आप देखोगे कि कुछ गाइड बुक्स में 1343 मेंशन होता है, कहीं पर 1345 मेंशन होता है। तो लाइक ये जो बर्थ ईयर है वो स्टिल अनोनिमस है। ओके, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली यही है। हर गाइड बुक में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, बट हाँ ये मैटर नहीं करता क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है। सिंपल इतना याद रखो कि एज ऑफ चौसर स्टार्टेड फ्रॉम 1340 एंड एंड इन 1400। ओके, सिर्फ इतना सिंपल आपको ये याद रखना है। ओके, नाउ चौसर के बारे में आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड को समझेंगे। ओके, कि क्या बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, क्योंकि कुछ वॉर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, 100 ईयर्स ऑफ वॉर, ब्लैक डेथ, ओके, ये इनके कॉजेस, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। टाइमलाइन क्या थी इनके बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट जो जितने भी इम्पॉर्टेंट लाइक चौसर से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, ओके, चौसर से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ओके, चौसर से रिलेटेड फैक्ट्स को हम जानेंगे एंड देन चौसर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी रखे हैं, लेकिन देखते हैं कि अगर हमें लाइक टाइम मिलता है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, जिससे क्या हो जाएगा कि आपकी अगेन रिवीजन भी हो जाएगी। तो लेट्स सी कि हाँ कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज ऑफ चौसर कहाँ से स्टार्ट होती है। 1340 एंड इट 1400। चौसर की एज को किस एज और अदर नेम से जाना जाता है, एज ऑफ ट्रांजिशन के नेम से जाना जाता है। क्यों सी इस एज में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी। पहले क्या था, पहले आप देखोगे एंग्लो सेक्सन एज में हम बड़ी बड़ी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स को हम पढ़ा करते थे। ओके, जैसे कि बियोवुल्फ हो गई। ओके, तो पहले एक लॉन्ग नैरेटिव स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता था और उन लॉन्ग नैरेटिव स्ट्रक्चर में भी हीरोइज्म को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता था, सपोर्ट किया जाता था, हीरोइज्म को पोर्ट्रे किया जाता था। लेकिन इस एज में जब चौसर ने लिखना शुरू किया, चौसर ने लोगों के बारे में बोला। सी कैंटरबरी टेल्स, जहाँ पर उन्होंने पिलग्रिम्स के जरिए अलग अलग सोसाइटी के जो स्टेटस हैं उसको उनको रिप्रेजेंट किया है, प्लस में जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। ओके, सोसाइटी में, एक ही सोसाइटी में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक पहला वर्क था जो कि लोगों से कनेक्टेड था, लोगों से रिलेटेड था। ओके, दैट इज वाई दिस एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ ट्रांजिशन। ये एक रीज़न। इसके अलावा बहुत सारे अदर रीजंस भी हैं, जैसे कि इससे पहले हमें देखने के लिए मिलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो लाइक नहीं थी। इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियली स्कूल्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कोर्ट्स में नहीं स्टेब्लिश किया गया था, बट ड्यूरिंग दिस एज इंग्लिश was established in schools, parliaments and courts
ओके, यहाँ पर इंग्लिश को प्रॉपरली ऑफिशियली स्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो इसी तरीके से जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है लिटरेचर में वो भी हमें डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी एज कंपेयर टू एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन एज। सो दैट्स वाई इस एज को एक अनदर नेम से भी जाना जाता है एंड ये आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ फोटोज़ पोस्ट की हैं, आपको ये फोटोज़ नज़र आ रही होंगी, लाइक पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी। आप गेस करो कि ये किस चीज़ से रिलेटेड पिक्चर है। यहाँ पर आपको एक ये हाफ मैन और हाफ एनिमल वाली पिक्चर देखने के लिए मिल रही होगी। तो ये जो हाफ एनिमल हाफ मैन है ये किस चीज़ को पोर्ट्रे करता है। प्लस में मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो हाफ एनिमल हाफ मैन है ये एक आर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। इस आर्ट को हम बोलते हैं श्योरलिस्ट आर्ट। ओके, श्योरलिज्म बोला जाता है, श्योरलिज्म आर्ट बोला जाता है। श्योरलिज्म जिसके अंदर दो कॉन्ट्रास्ट इमेजेस को एक साथ पुट किया जाता है। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पर आपको ये वॉर की कुछ पिक्चर्स मैंने पोस्ट की है, कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा हो, किस तरीके से लोग लेटे हुए हैं, बीमार हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी हम जानेंगे कि एक्चुअली में क्या है और क्यों हुआ ये सारा। ओके, तो चलिए सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट दी 100 years ऑफ वॉर, 100 सालों का युद्ध। अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का जो है वॉर चल रही है। जब एक दो कंट्री के बीच में वॉर चलती है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पहुंचता है ना, वो हमें सारी चीज़ें यहाँ पर जाननी है। क्या क्या इम्पैक्ट पहुंचता है। सबसे पहले इम्पैक्ट हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जब दो कंट्री के बीच में वॉर चल रही है ऑब्वियसली सबसे पहला इम्पैक्ट हमें जो उस कंट्री की इकोनॉमी है, इकोनॉमी ग्रोथ के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर ऐसी कंटिन्यू चलती रहेगी तो जितना भी हमारा पैसा है, जितना पाकिस्तान के पास तो खैर है ही नहीं, तो जितना भी उनके पास भी बचा कुचा जो भी पैसा है वो सारा का सारा वो कहाँ पर खर्च करेंगे, इन वेपन्स को खरीदने में, वेपन्स को परचेज करने में खर्च करेंगे। और क्या आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होने वाला है, अमेरिका का होने वाला है, क्योंकि अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो। ओके, किस चीज़, वेपन्स को, परमाणु बम हो गए या जो भी बम वगैरह गन्स हो गई, इन सारी चीज़ों में सबसे पूरे वर्ल्ड में टॉप 1 पर आता है, टॉप 1 कंट्री पर आता है जो कि इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। तो फ़ायदा किसका होने वाला है, अमेरिका का होने वाला है। लेकिन नुकसान किसका होता है, जो कंट्री उस चीज़ से गुजर रही है। तो इकोनॉमिकली एक कंट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहती, वो क्या हो जाती है, लूज़ करने लग जाती है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन। ओके, एंड इकोनॉमिकली के साथ साथ हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें यहाँ पर पॉलिटिकली कल्चरली भी देखने के लिए मिलेगा। जब एक कंट्री, दो कंट्री के बीच में वॉर चल रही है, सो दैट मीन्स कि जो सोसाइटी है उसमें किस तरीके से, अभी देखो कि हम यहाँ पर बम गिरा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन हमें कहीं ना कहीं डर है ना कि क्या होगा कि पाकिस्तानियों ने अगर पलटवार कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको भी डर है कि क्या यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या कैंसिल हो जाएगा या डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मे बी कि आपके जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया जाए, दोबारा से इसको दोबारा कंडक्ट करवाया जाए, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास कुछ भी है नहीं, कुछ भी प्रिडिक्शन यहाँ पर लगा सकते हो आप, इस टाइम पर हो सकता है। ओके, तो देखो कि किस तरीके से सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करती है, एजुकेशन को भी इम्पैक्ट कर रहा है ये, और कल्चरली किस तरीके से इम्पैक्ट करता है कि जब एक लंबी लंबी वॉर्स होती है तो किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिलेगी, ना तो कोई एक ग्रेट वर्क्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एग्जैक्टली जब ये 100 सालों का युद्ध चला, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसकी डेट आपको याद रखनी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, 1337 टू 1453 ये 100 सालों का युद्ध जो हुआ था, किसके बीच में हुआ था ये मैं आपको बता देती हूँ। तो दिस हैपेंड बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ओके, फ्रांस एंड
इंग्लैंड, इन दोनों के बीच में, इन दो कंट्री के बीच में ये वॉर हुई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किन दो के बीच में हुई थी, टाइमिंग आपको याद रखनी है। और इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा था? लोगों की, जो कॉमनर्स हैं उनकी लाइफ पर इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। नाउ अभी ये जो वॉर हुई थी, 100 सालों की वॉर हुई थी, इसमें आपको याद रखना है कि ओनली 3 टाइम्स इंग्लैंड वॉन दिस वॉर। सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही इंग्लैंड जीता था। तो वो कौन कौन सी 3 बैटल्स थी? मैंने बैटल्स के नेम यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, प्लस में आपको यहाँ पर टाइमिंग मैंने मेंशन कर रखी है, तो आपको ये सिंपली याद रखना है। टू द पॉइंट क्रिप्स यहाँ पर बुलेट पॉइंटर्स के जरिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। टू द पॉइंट है, तो आपको कोई भी डरने घबराने या ऐसा नहीं होगा कि कन्फ्यूज़न हो रही है हमें या बैठकर हमें नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, है ना। सारी चीज़ें आपको सामने से देखने के लिए मिल रही है। ओके, तो ये 3 टाइम्स जब बैटल हुई थी तो इंग्लैंड ने फ्रांस के अगेंस्ट इन बैटल्स में जीता था। ओके, और बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम जो इंग्लैंड था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं था एज कम्पेयर टू फ्रांस। फ्रांस एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री थी। ओके, तो ये 3 वॉर्स के नेम आपको याद रखने में भी पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एज ऑफ चौसर में। एक तरफ तो 100 ईयर्स ऑफ वॉर चल रही थी, लेकिन साथ ही हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ जो कि 1346 से 1343 के बीच में हुई थी। अब जैसे कि हमने अभी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले हमने कोविड के बारे में, कोविड के बारे में तो हमारे जो बच्चे आएंगे वो पढ़ेंगे, हमने कोविड झेला है ना। हमने कोविड झेला है। मेरे घर में मेरे दादा को कोविड हो चुका था और हमारी सोसाइटी में मैं देख रही थी कि हर दूसरे बंदे, तीसरे बंदे को कोविड हो रखा है। जो सेकेंड वेव थी वो तो और ज़्यादा खतरनाक थी। अब सी, यहाँ पर भी इंग्लैंड में भी क्या हुआ था, 14th सेंचुरी में, मिड 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ हो गई थी। इस ब्लैक डेथ को अनदर किस नेम से जाना जाता है ये आपको याद रखना है। किस नेम से जाना जाता है? बुबैनिक प्लेग के नेम से जाना जाता है। ये किस लिए हुआ था? रेड्स की वजह से ये बीमारी फैली थी, चूहों की वजह से ये बीमारी फैल गई थी। ओके, तो ये बुबैनिक प्लेग हुआ था। और अब क्या हुआ था इसकी वजह से, जैसे कि हमने चीज़ें फेस की हैं, कोविड में क्या हो रहा था कि जो कॉमनर्स हैं, है ना, आप देखोगे कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ ख़त्म हो रही थी ज़्यादा पॉपुलेशन? जो गांव के लोग हैं, है ना, जहाँ पर सैनिटरी अच्छे से प्रोवाइड नहीं है, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ हाइजीन अच्छे से वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डेथ हो रही थी। क्या आपने सुना कि अंबानी में किसी को कोरोना हो गया और डेथ हो गई? नहीं सुना आप लोगों ने। अमिताभ बच्चन के घर में किसी को कोरोना हो गया, डेथ हो गई, वगैरह वगैरह, नहीं सुना। ओके, क्यों? क्योंकि ये अमीर लोग हैं, इनको कोरोना भी इनसे डरता है। ओके, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये बीमारियां जो हैं वो किस लिए होती है? बीमारियां जब कोई बीमारी होती है तो उसमें हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होता है, साफ़ सफाई होनी चाहिए। लेकिन ये साफ़ सफाई जो है, जो कॉमनर्स हैं, जो लोअर क्लास से बिलोंग करते, तो वो इतना मेंटेन नहीं कर सकते। प्लस में गाँव में रहते हैं, गाँव में ऑलरेडी आप लोग विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से सफाइयाँ जो है, स्वच्छता कितनी ज़्यादा है गांव में। ओके, तो जिसकी वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कोरोना में किसकी डेथ हुई थी? जो कॉमनर्स थे, ओके, जो कॉमन लोग थे उनकी डेथ हुई थी। तो सेम यहाँ पर भी किसकी डेथ हुई थी? कॉमनर्स की ही डेथ हुई थी। इसमें क्या हुआ था? 1/3 इंग्लैंड्स पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड डाई। ये सोचो कि millions of the people die because of this black death। अब ये जो भी लोग, जिनकी भी डेथ हुई थी, ये ऑब्वियसली कहाँ से बिलोंग करते थे? ये लेबर्स थे या तो ये पीजेंट्स थे। ओके, लेबर्स थे, पीजेंट थे, बेसिकली ये कॉमन लोग थे, कॉमनर्स थे। अब कॉमनर्स थे, एक साइड देखो कि आप वॉर चल रही है, दूसरी साइड ब्लैक डेथ हो गई ऑलरेडी। जो जनता है वो ऑलरेडी, गरीब जनता ऑलरेडी हाफ फिनिश हो चुकी है, हाफ बची है। अब होता क्या था बेसिकली, जब भी कोई वॉर होती थी बड़ी बड़ी, तो जितना भी पैसा होता था, जैसे अभी भी यही कॉमन है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं तभी तो सरकार सारी चीज़ें कर रही है, तभी वॉर हो रही है, क्योंकि वी आर पेइंग
टैक्स, आप टैक्स पे कर रहे हो, मैं टैक्स पे कर रही हूँ, हर एक चीज़ पे हम जीएसटी पे कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, सरकार कोई भी चीज़ें लेती है या कोई भी कदम उठाती है, कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट कर रही है, वो बिकॉज वी आर पेइंग आवर टैक्स। ओके, तो सेम एग्जैक्टली पहले भी यही होता था कि लोगों से कर वसूला जाता था। अब क्योंकि वॉर तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन अब जस्ट एग्जाम्पल आप ये मानो कि अगर कोई 10 लोग हैं, ओके, फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पर जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, 100 की पॉपुलेशन है, ये 100 लोग कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 100 लोग 50,000 प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये 50,000 में से 40,000 कहाँ पर जा रहा है, 40,000 वॉर में जा रहा है। ओके, 40,000 वॉर में जा रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द मनी वो जो राजा है वो अपनी हुकूमत के लिए लाइक ऐश करने के लिए वो ले रहा है। ओके, तो अब क्या हुआ, 100 में से लोग कितने बचे, 50 लोग बचे। 100 में से पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ ब्लैक डेथ खत्म हो गई, हाफ फिनिश हो गई, 50 लोग बचे। अब 50 लोग बचे तो हैं, लेकिन स्टिल वॉर तो कंटिन्यू चल रही है ना, वॉर कंटिन्यू चल रही है, जिसकी वजह से क्या किया गया, जिसकी वजह से टैक्स को क्या कर दिया गया था, टैक्स को डबल कर दिया गया था। ओके, टैक्स के डबल होने से क्या हुआ, अब लोगों ने बोला ठीक है हम बहुत सह लिया, हमने अब नहीं होगा हमसे, तो लोगों ने यहाँ पर पीजेंट रिवॉल्ट की। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजेंट रिवॉल्ट की, अब इस रिवॉल्ट में 2 लीडर्स कौन थे, तो इन लीडर्स के नेम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला मेन लीडिंग कैरेक्टर कौन थे, वॉल्ट टेलर एंड जैक स्ट्रॉ, ये दोनों के नेम आपको याद रखने हैं। प्लस में डू रिमेंबर कि ये रिवॉल्ट आखिर कौन से टाइम पर हुई थी, 1381 में ये हुई थी। ओके, तो इतना बिल्कुल आई होप सो कि सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हो जाता है हमारा चौसर का बैकग्राउंड। ओके, चौसर का बैकग्राउंड यहीं पर ही हमारा पूरा कंप्लीट खत्म होता है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए एक्सप्लेन की है क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे कैंटरबरी टेल्स में देखने के लिए मिलेगी, कैंटरबरी टेल्स से आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके, और प्लस में ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी हम कुछ अदर फैक्ट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एंग्लो नॉर्मन एज। आपको पता है एंग्लो नॉर्मन एज जो कि कब से कब तक थी, एंग्लो नॉर्मन एज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर टाइमिंग मैं आपको लिख देती हूँ। तो एंग्लो नॉर्मन एज जो कि चौसर की एज से पहले थी, और इसका टाइमिंग है 1066 AD टू 1340 AD, ये इसका टाइमिंग है, एंग्लो नॉर्मन एज का टाइमिंग है। एंग्लो नॉर्मन एज यहाँ पर एक बेसिक इंसिडेंट आपको याद रखना है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बेसिकली हुआ क्या था, सबसे पहले आपको पता है कि एंजल, सेक्सन्स, जूट्स ये सारे के सारे आए और इन्होंने ब्रिटॉन्स के ऊपर अटैक किया, उसको कॉन्कर कर दिया। देन उसके बाद कुछ टाइम तक उन्होंने राज किया। अगेन दोबारा कौन आए, नॉर्मंडी के ड्यूक आए। नॉर्मंडी के ड्यूक का नेम क्या था आपको याद रखना है, नॉर्मंडी के ड्यूक का नाम था विलियम। ओके, विलियम था। अनदर साइड जो ऑलरेडी एंग्लो सेक्सन की साइड से जो फाइट कर रहे थे वो कौन थे, हार्लोट गॉडविंसन थे। तो इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, इन दोनों के बीच में बैटल हुई थी, एंड दिस बैटल इज नोन एज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट प्लस में ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ हास्टिंग भी इसे बोला जाता है। ओके, तो ये दोनों नेम आपको याद रखने हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड बैटल ऑफ हास्टिंग के नेम से इसे जाना जाता है। नाउ जब ये इन दोनों के बीच में बैटल हुई तो जीता कौन था, विलियम द कॉन्करर। विलियम फर्स्ट बन गए थे इंग्लैंड की, ओके, इंग्लैंड के, तो ये जीत चुके थे इस वॉर में। ओके, जीते भी कैसे थे, धोखे से जीते थे। उन्होंने पहले सब में आदेश दिया कि जो विलियम है वो मर गए, और तभी हार्लोट गॉडविंसन ने अपना कवच उतारा, उनकी डायरेक्ट उनकी आंखों पे निशाना मार दिया, और तभी उसी टाइम विलियम द कॉन्करर क्या बन गए थे, वो उन्होंने कॉन्कर कर लिया इंग्लैंड को। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इन दो के बीच में हुई थी बैटल, का नेम कहाँ पर हुई थी, बैटल ऑफ हास्टिंग के नेम से जाना जाता है। ओके, नाउ अभी यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब विलियम द कॉन्करर आए इंग्लैंड में तभी उन्होंने क्या बोला, विलियम द कॉन्करर आए, इन्होंने बोला कि ठीक है अब मैं अपने साथ अपनी लैंग्वेज लेकर आया हूँ। ओके, तो यानी कि अब जो फ्रांस लैंग्वेज है उसको क्या है, उसको
स्टेब्लिश कर दिया जाएगा। ओके, फ्रांस लैंग्वेज को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, कोर्ट्स में, पार्लियामेंट में, स्कूल्स के अंदर स्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो फ्रेंच लैंग्वेज को इन्होंने स्टेब्लिश किया था इन इंग्लैंड, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, नॉर्मंडी के ड्यूक थे, अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आए थे। अब जब 1340 आई, यानी कि जो विलियम द कॉन्करर थे उनकी एज खत्म हो गई, नेक्स्ट किंग आए। ओके, जब एज ऑफ चौसर आती है तो इसी टाइम पर इंग्लिश लैंग्वेज को भी स्टेब्लिश कर दिया गया था मिड 14th सेंचुरी में। तो कब स्टेब्लिश किया गया था, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की है। इन कोर्ट इंग्लिश वॉज स्टेब्लिश इन 1362, इन पार्लियामेंट इंग्लिश वॉज स्टेब्लिश इन 1363 एंड इन स्कूल फ्रांस को रिप्लेस करके इंग्लिश को स्टेब्लिश किया गया था इन 1386। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, पता होना चाहिए आपको। ओके, तो ये पूरी बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने आपको बताई है, कोई भी कहानियाँ सुना के यहाँ वहाँ घुमा फिरा कर नहीं बताई, बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ओके, सो फाइनली हमारा जो चौसर का बैकग्राउंड है वो हमारा यहीं पर ही कंप्लीट होता है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं चौसर के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। चौसर के सबसे पहले हम चौसर के बारे में जानेंगे। ओके, तो हाँ, स्टार्ट करते हैं हम। अभी हम चौसर के बारे में जानेंगे। ओके, चौसर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। ओके, चौसर को किसने कौन क्या क्या चीज़ें बोली हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं चौसर की बायोग्राफी की बात करूँ, चौसर वॉज बॉर्न, देखो यहाँ पर क्यों मैंने गूगल पर सर्च किया था तो गूगल पर 1343 शो हो रहा था। तो जैसे मैंने अगेन आपको बता देती हूँ कि मैटर नहीं करता चौसर कब बॉर्न हुए, तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इस चीज़ के पीछे मत भागना कि चौसर कब बॉर्न हुए, कब डेथ हुई चौसर की, नो, ये मैटर नहीं करता, तो इसमें अपना दिमाग मत खपाना। अब चौसर नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, चौसर किस नाम से जाना जाते थे, चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट कंसिडर किया जाता था। अब चौसर के लिए जॉन ड्राइडन ने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बोली है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी बोली है। क्या इंपॉर्टेंट लाइंस बोली है वो भी मैं आपको बता दूंगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। चौसर ने कौन सी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया था, तो क्योंकि चौसर फर्स्ट राइटर थे, फर्स्ट पोएट थे। इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी लेकिन किसी ने भी प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा नहीं था कोई भी वर्क। पहला इंग्लिश का वर्क कैंटरबरी टेल्स को ही कंसिडर किया जाता है। दैट्स वाई चौसर टू बी नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट इन्हें कंसिडर किया जाता है, समटाइम्स ऑल्सो नोन एज ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट। ओके, अब जब चौसर ने क्या किया था, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने की स्टार्टिंग की थी। ओके, चौसर ने कौन से डायलेक्ट में लिखा था, चौसर रोट इन मिडल इंग्लिश, मिडल इंग्लिश में लिखा करते थे चौसर। इन चौसर ने कौन से डायलेक्ट को चूज किया था, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चौसर चूज ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ओके, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट चौसर ने चूज़ किया था और इसी को ही इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। ओके, चौसर चूज इस ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ हाँ, ये चीज़ें आपको याद रखें। इसके अलावा चौसर के 3 फेजेस हम पढ़ेंगे। फ्रेंच फेज, ठीक है, जो कि आपको पता है ऑलरेडी कि जो फ्रेंच थी ऑलरेडी इंग्लैंड के अंदर स्टेब्लिश थी। इंग्लिश को जब कोर्ट में, पार्लियामेंट में स्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन स्टिल जो लोग थे, ओके, स्टिल जो कॉमनर्स थे वो इंग्लिश लैंग्वेज बोला करते थे, लेकिन जो नोबल हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे दे यूज फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज एक हाई अथॉरिटी की लैंग्वेज बन चुकी थी। ओके, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज का ही यूज़ किया करते थे। एंड अभी हम जानेंगे कि चौसर ने अपना फर्स्ट फ्रेंच फेज में कौन से वर्क लिखे, इटालियन फेज में कौन से वर्क लिखे। ओके, तो
हाँ, चौसर नोन एज द पेज। पेज का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप सोचो कि ये वाला पेज, नो, नॉट दिस पेज। चौसर नोन एज पेज, पेज चौसर को बोला जाता था। एंड पेज का मतलब क्या है? पेज मीन्स पर्सनल सर्वेंट। ओके, पेज मीन्स पर्सनल सर्वेंट चौसर को बोला जाता था। किंग के पर्सनल सर्वेंट थे चौसर। ओके, किंग के पर्सनल सर्वेंट थे। अनदर सिविल सर्वेंट, चौसर फॉट इन 100 ईयर्स ऑफ वॉर। जो 100 सालों का वॉर, 100 सालों का युद्ध हुआ था, उसमें चौसर ने लड़ाई की थी और इस लड़ाई में चौसर को किडनैप भी कर लिया गया था। और चौसर को जब किडनैप करा गया था तो इन रिटर्न किंग से कितने पाउंड्स की डिमांड की थी? 16 पाउंड्स की डिमांड की थी किंग से कि हाँ तुम 16 पाउंड्स हमें दोगे तो तभी हम तुम्हारे जो पर्सनल सर्वेंट है हम उसको छोड़ देंगे। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सिविल सर्वेंट वाई? बिकॉज उन्होंने 100 ईयर्स ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर वो किडनैप हो गए थे, चौसर गॉट किडनैप्ड एंड उनको छुड़ाने के लिए 16 पाउंड्स पे किए थे। ओके, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके अलावा काफ़ी अर्ली एज में चौसर क्या बन चुके थे? एक रॉयल पोइट बन गए थे। रॉयल पोइट बनने का रीज़न क्या था चौसर का? बिकॉज चौसर के क्या थे? अर्लियर कनेक्शंस थे। ओके, चौसर क्या बन चुके थे? काफ़ी अर्ली एज में एक रॉयल पोइट बन गए थे। रीज़न बीइंग कि चौसर की जो वाइफ थी, चौसर की वाइफ का नेम क्या था? तो वाइफ का नेम आपको बता देती हूँ, फिलिपा रॉट चौसर की वाइफ का नेम था। ओके, फिलिपा रॉट चौसर की वाइफ का नेम था। और चौसर की जो वाइफ थी वो कौन थी? एक्चुअली में ये थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, थर्ड वाइफ ऑफ, एक सेकेंड, थर्ड वाइफ जॉन गॉन्ट की थर्ड वाइफ की सिस्टर थी। ओके, ये आपको याद रखना है। जॉन गॉन्ट की थर्ड वाइफ की सिस्टर थी। ओके, थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, सॉरी थर्ड वाइफ नहीं थी, थर्ड वाइफ सिस्टर। ओके, थर्ड वाइफ सिस्टर ऑफ जॉन गॉन्ट। ओके, और ये जॉन गॉन्ट कौन थे? ये एक्चुअली में ये ड्यूक थे। ओके, इंग्लैंड के ड्यूक थे। तो इनके रॉयल कनेक्शन, यानी कि इनकी जो वाइफ थी, चौसर की वाइफ के रॉयल कनेक्शन थे। चौसर की वाइफ रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। दैट्स वाई कि चौसर काफ़ी अर्ली एज में एक रॉयल पोइट बन गए थे। उनको क्या है? रॉयल पोइट की पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। एंड इसी की वजह से हमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि चौसर ने अपना जो पहला वर्क था वो जॉन गॉन्ट की वाइफ को डेडिकेट करते हुए, यानी कि जॉन गॉन्ट को डेडिकेट करते हुए लिखा था। ओके, एलिजी थी। तो आपको याद रखना है कि क्यों फिलिपा रॉट से कनेक्शन थे और थर्ड वाइफ की सिस्टर थी फिलिपा रॉट, किसकी? ठीक है, जॉन गॉन्ट की। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम कुछ बेसिक क्रिटिक्स के बारे में, क्रिटिक ओपिनियंस के बारे में जानते हैं कि क्या क्या ओपिनियंस रहे हैं। अच्छा, ये सिंपल चीज़ें आपको याद रखनी है चौसर के बारे में, जो भी मैंने अभी यहाँ पर आपको बताई बायोग्राफी में, कि चौसर पेज थे, 100 ईयर्स ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट किया था, कौन से डायलेक्ट को उन्होंने चूज़ किया था, और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट इन्हें कंसिडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम कुछ ओपिनियंस जो कि राइटर्स ने दिए उनकी बात कर लेते हैं। तो जॉन ड्राइडन सेड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जॉन ड्राइडन ने क्या बोला है चौसर को? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को बोला है। ओके, कि चौसर ही हैं जिनसे हमारी इंग्लिश पोइट्री, जो इंग्लिश, क्योंकि देखो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों बोला है? क्योंकि कैंटरबरी टेल्स को पहली इंग्लिश वर्क, पहला इंग्लिश पोइट्री कंसिडर की जाती है, सो दैट्स वाई। लेकिन साथ ही जॉन ड्राइडन ने प्रेज भी किया था। ओके, जॉन ड्राइडन ने प्रेज किया था चौसर को उनके आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की वजह से। नाउ व्हाट इज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन? ओके, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की वजह से प्रेज किया था। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है? जब हम कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं तो यू विल सी कि कैंटरबरी टेल्स में कितने तरीके के अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, डिफरेंट कैरेक्टर, यानी कि वहाँ पर एक वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर एक इंडिविजुअल लेडी को रिप्रेजेंट करता है।
पासन का कैरेक्टर, पुआ पासन का कैरेक्टर एक लोअर क्लास लाइक मैन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, प्लाउमैन का कैरेक्टर एक अनदर मैन को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरीके से चौसर ने अपने कैंटरबरी टेल्स में एक अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए हैं। ओके, तो तभी इसी चीज के लिए चौसर को प्रेज किया है। ओके, सो दैट इज वाई आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की वजह से जॉन ड्राइडन ने चौसर को प्रेज किया है। ऑल्सो सेड हियर इज गॉड्स प्लेंटी, जस्ट लाइक गॉड ने हम ह्यूमन क्रिएचर को बनाया है। आपको पता है कि मैं जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरा नेचर है वो आपसे अलग है, जो आपका नेचर है वो आपके फ्रेंड से अलग होगा। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं। ओके, तो गॉड ने भी तो हम ह्यूमंस को अलग अलग कैरेक्टर्स में भेजा है यहाँ पर। ओके, ऑल्दो यू नो कि कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम एक्वायर करते हैं, लेकिन स्टिल जिस तरीके से इन्होंने अपने वर्क में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्रेजेंट किए हैं, तो वो क्या है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये कहकर इन्हें प्रेज किया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, मैं यहाँ पर पूरा फुल लिख दे रही हूँ। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के लिए प्रेज किया है एंड ऑल्सो सेड हेयर इज गॉड्स प्लेंटी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, जॉन ड्राइडन ने बोला। नाउ मैथ्यू आर्नोल्ट की बात करें, मैथ्यू आर्नोल्ट ने क्या बोला, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैथ्यू आर्नोल्ट ने बोला कि इट इज़ विद हिम आर रियल पोएट्री बॉर्न। ओके, मैथ्यू आर्नोल्ट क्या बोलते हैं कि इट इज़ विद हिम आर रियल पोएट्री बॉर्न, इट इज़ विद हिम आर रियल पोइट्री बॉर्न, क्योंकि जो रियल पोइट्री है वो तो इन्हीं से ही हमारी बॉर्न हुई है। लेकिन स्टिल चौसर लेक्स हाई सीरियसनेस, चौसर में क्या है, हाई सीरियसनेस नहीं देखने के लिए मिलेगी चौसर में। ओके, क्यों नहीं देखने के लिए मिलेगी चौसर में हाई सीरियसनेस, बिकॉज वी सी कि जिस तरीके से चौसर अपनी जो पोइट्रीज़ हैं उसके अंदर वुमेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो लाइक पार्टनर का कैरेक्टर है, तो पार्टनर का कैरेक्टर एक चर्च अथॉरिटी से बिलोंग कर रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज करना, दैट मीन्स कि वो चर्च अथॉरिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओके, तो इस वजह से आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की चौसर को प्रेज तो किया है, लेकिन क्रिटिसाइज किस लिए किया है कि चौसर लेक्स हाई सीरियसनेस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ट एक विक्टोरियन एज के पोएट हैं, प्लस में क्रिटिक भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ट पोएट क्या है, पोएट इज गॉड, जो पोएट बोलेगा वही सही है। इनके अकॉर्डिंग जो पोएट बोलता है, जो ऑडियंस पढ़ रही है, जो रीड कर रही है उनके वर्क को, तो वो उसी चीज को सच मानती है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ट पोएट इज डिवाइन गॉड। ओके, तो जिस वजह से जो पोएट हैं वो अपनी पोएट्री में उन्हें सोच समझ के लिखना चाहिए कि वो एक मोरल लाइक वो क्या है, एक मोरल इंट्रो या वो किस तरीके से मोरली वो क्या है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ट जो चौसर की पोइट्रीज हैं वो मोरली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी। सो दैट्स वाई चौसर के अंदर जो हाई सीरियसनेस है वो नहीं देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। रियल पोइट्री भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि रियल पोइट्री का मतलब क्या है, इट इज़ विद हिम आर रियल पोइट्री बॉर्न। तो जब हम मैथ्यू आर्नोल्ट के क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे तो हम इनकी रियल पोइट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, जो उन्होंने कुछ ओपिनियंस बताई हैं, रियल एस्टिमेट्स, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी ये चीज़ें आप याद कर सकते हो। इसके अलावा दो और राइटर्स हैं, उन्होंने क्या चीज़ें बोली हैं, तो ये आप सिंपली याद कर लो कि प्रेस किया है इन दोनों ने चौसर को। ओके, तो ये तो हो गए हमारे चौसर का बैकग्राउंड फुली, कि हाँ ये बैकग्राउंड है चौसर का और ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जैसे चौसर जो थे वो 3 किंग्स के टाइम पीरियड पर थे। तो कौन कौन से वो 3 किंग्स हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ। तो फर्स्ट किंग आ जाते हैं एडवर्ड III। ओके, एडवर्ड III
फर्स्ट किंग, सेकंड किंग आ जाते हैं रिचर्ड सेकंड, जो कि काफ़ी कम उम्र में ये एक किंग बन गए थे और इन्हीं के ही टाइम पर क्या हुई थी, पीजेंट रिवॉल्ट हुई थी। देन वी हैव हेनरी फोर्थ। इनके टाइम पीरियड की मैं बात कर लेती हूँ, कब से कब तक, 1327 टू लेकर 1377। एंड जो पेज थे चौसर, इन्हीं के ही चौसर पेज रहे थे, पर्सनल सर्वेंट हेनरी एडवर्ड थर्ड के ही रहे थे। ओके, नेक्स्ट रिचर्ड सेकंड की बात करूँ तो रिचर्ड सेकंड का टाइम पीरियड 1377 टू 1399। और आपको याद रखना है कि जो पीजेंट रिवॉल्ट हुई थी वो इन्हीं के ही टाइम पर हुई थी। ओके, 13 कब हुई थी पीजेंट रिवॉल्ट, 1381 में हुई थी। ओके, हेनरी फोर्थ की बात करते हैं। हेनरी फोर्थ 1399 टू लेकर 1315 और 1415 ये हेनरी फोर्थ का टाइम पीरियड है। एंड यहाँ पर चौसर ने एक कंप्लेन पोएम लिखी थी। ओके, कंप्लेन टू माई एम्प्टी पर्स, ये क्या है, पोएम लिखी थी हेनरी फोर्थ को डेडिकेट करते हुए, जब इनकी पेंशन को स्टॉप कर दिया गया था। ओके, पेंशन को इन्होंने हेनरी फोर्थ ने स्टॉप कर दिया था और तभी चौसर ने एक वर्क लिखा था, कंप्लेन टू माई एम्प्टी पर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। ओके, तो ये सिंपल चीज़ें हैं। नेक्स्ट अभी चौसर के वर्क्स की बात कर लेते हैं हम। तो देखो सी, चौसर के जो वर्क्स हैं वो 3 फेजेस में हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला फेज वी हैव फ्रेंच फेज। फ्रेंच फेज में जो भी उनके वर्क्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव इटालियन फेज एंड देन एट लास्ट वी हैव इंग्लिश फेज। ये तीनों फेज के वर्क हम डिस्कस करेंगे। ओके, फ्रेंच फेज की बात करते हैं तो फ्रेंच फेज सबसे अर्लियर पीरियड चौसर का कंसिडर किया जाता है, सबसे अर्लियर लिटरेरी पीरियड। जो उनका पहला वर्क था उन्होंने इसी फेज में प्रोड्यूस किया था। ओके, यहाँ पर इस टाइम पर जब चौसर ने ये राइटिंग लिखी थी तो आप यहाँ पर देखो फ्रेंच लिटरेचर का इन्फ्लुएंस उन पर था, जिस वजह से चौसर ने ये लिखा। प्लस में जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो नोबल अथॉरिटीज़ थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। किंग क्वीन हो गए तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करे थे, स्टिल अभी वो फ्रेंच लैंग्वेज का ही यूज़ करे थे। ऑल्दो इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन उसे यूज़ कौन करते थे, कॉमनर्स करते थे। फ्रेंच लैंग्वेज जो बड़े लोग हैं, रिच पीपल, वो उनका फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। अब यहाँ पर कुछ फ्रेंच फेज के कैरेक्टराइजेशन, जैसे कि आपको क्या याद रखना है कि इस टाइम पर जो वर्क्स है इन्होंने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखे गए थे। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके स्टाइल ऑफ राइटिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखो कि जितना फ्रेंच का वर्क है इनका, फ्रेंच फेज के इनके 2 ही वर्क हैं, तो वो क्या है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में इन्होंने लिखे थे। ये सिंपल आपको इतना याद रखना है, अदर्स आप लाइक नॉर्मली आप याद कर सकते हो। इसके साथ ही जो फ्रेंच फेज का वर्क है वो क्या है, एलिगरिकल वर्क है। एलिगरी क्या होती है, एलिगरी आपने पढ़ी होगी कि कोई जब हम कहें कोई चीज़ हम इनडायरेक्टली उसका क्या है, मीनिंग निकल रहा है। जैसे कि फेमस एलिगरी है एनिमल एलिगरी, कौन सी, एनिमल फार्म। ओके, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, जहाँ पर एनिमल्स के कैरेक्टर्स वो किसको पोर्ट्रे करते हैं, वो एक्चुअली में पोर्ट्रे कर रहे हैं टोटलिटरिज्म को, डिक्टेटरशिप को वो पोर्ट्रे करते हैं। ओके, तो यानी सामने से तो वो डिक्टेटरशिप नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट उनका क्या है, एक हिडन मीनिंग है, दैट इज एलिगरी। ओके, तो ये होता है हमारा। अब इनके हम फ्रेंच फेज की बात करते हैं। सबसे फेमस वर्क इनका फर्स्ट वर्क जो कि इन्होंने लिखा था और ये कंसिडर किया जाता है 1369 के अप्रॉक्स लिखा था। तो ये क्या था, एक एलिजी थी, एन एलिजी जो कि इन्होंने वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट, जो कि कौन थी इनके, आपको मैंने बताया कि ये कौन थे, ये ड्यूक थे। तो इनकी वाइफ की डेथ के लिए चौसर ने क्या लिखा था, एक एलिजी लिखी थी, एन एलिजी का नेम द बुक ऑफ डचेस। ओके, डचेस ऑफ लैंकेस्टर, ये क्या है, ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, तो आपको ये याद रखना है। डचेस ऑफ लैंकेस्टर इनके लिए एलिजी लिखी थी। ओके, ये आपको याद रखना है। क्या है, कौन सा वर्जन में लिखा है, कौन सा विजन है, ड्रीम विजन वर्क है। ड्रीम विजन का मतलब क्या है कि यानी कि मैं सो रही हूँ और सोते सोते मुझे एक ख्वाब आया, एक सपना आया और उसी सपने को आगे नरेटर नरेट कर रहा है, दैट इज ड्रीम विजन। ड्रीम विजन वर्क है, ये आपको याद रखना है। इन्फ्लुएंस कहाँ पर, रोमान डेला रोज का
इन्फ्लुएंस, फ्रेंच एलिगरिकल पोइट्री, इनका इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट हैपन, स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है, तो एक्चुअली नरेटर फेल्स अस्लीप, जैसे कि मैंने बोला ड्रीम विजन है, तो नरेटर जो है कुछ करते करते वो सो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नरेटर एक बुक को रीड कर रहा होता है और इस बुक को रीड करते करते नरेटर फेल्स अस्लीप। नाउ इस बुक का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस बुक को पढ़ते पढ़ते जब नरेटर सो जाता है एंड ड्रीम्स ऑफ अ नाइट लिमेंटिंग द लॉस्ट ऑफ हीज लेडी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिंपल एक स्टोरी सा आपको बनाकर मैं समझा देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो नरेटर एक बुक पढ़ते पढ़ते सो गया। नाउ नरेटर अपने आप को एक कैसल के बाहर पाता है। ओके, इन फ्रंट ऑफ द कैसल नरेटर अपने आप को पाता है। तो नरेटर देखता है कि यहाँ पर जो कैसल के अंदर से कोई एक नाइट बैठा हुआ है। ओके, और ये नाइट के रोने की आवाज़ आ रही है। तो तभी कैसल के अंदर जाता है, नाइट से मिलता है। नाइट बार बार कुछ कोट रिपीट करता है, आई लॉस माई गुड फेयर वाइट। क्या बोलता है? आई लॉस माई गुड फेयर वाइट, माई गुड फेयर वाइट, मैंने अपनी गुड फेयर वाइट को लॉस कर दिया। नाउ यहाँ पर गुड फेयर वाइट कौन है? गुड फेयर वाइट जो कि हाउस ऑफ लैंकेस्टर, यानी कि ये जो नाइट का कैरेक्टर है वो कौन है, प्लस में यहाँ पर जो एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर याद रखो कि जो नाइट का कैरेक्टर है, नाइट का कैरेक्टर कौन है? जॉन गॉन्ट, जॉन ऑफ गॉन्ट, ये नाइट का कैरेक्टर है। ओके, प्लस में जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ को ही यहाँ पर बोला गया है, आई लॉस माई गुड फेयर वाइट, आई एम प्लेइंग चेस विद माई डेस्टिनी एंड आई लॉस विद डेस्टिनी। ओके, ये कुछ कोट्स जो कि बार बार नाइट रिपीट कर रहा है। ओके, जिसमें से आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सिंपल सी स्टोरी है द डचेस, द बुक ऑफ डचेस की। आपको ये स्टोरी आपको याद रखनी है। ऑल दो समरी से इन डिटेल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो और ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है तो आप अपनी साइड से पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड वर्क आपको सिंपल इतना याद रखना है, सेकेंड वर्क था रोमान डे ला रोज, जो कि ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। तो जहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि चौसर ने इस वर्क को ट्रांसलेट किया है, तो ओरिजिनल वर्क रोमान डे ला रोज किसका था? तो चौसर ने रोमान डे ला रोज को ट्रांसलेट करा था रोमांसेस ऑफ रोज में। ओके, रोमांसेस ऑफ रोज में इस वर्क को ट्रांसलेट किया गया है। ओके, रोमांसेस ऑफ रोज, सॉरी रोजेज ऑफ रोमांसेस लिख रही हूँ मैं क्या? रोमांसेस ऑफ रोज। रोमांसेस ऑफ रोज में चौसर ने क्या किया था? इसे ट्रांसलेट किया था। तो ऑलरेडी ये जो ओरिजिनल ऑथर्स हैं इनके नाम पूछे जा चुके हैं, इनके नाम दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, याद रख लेना। मैच द फॉलोइंग, कुछ भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। नाउ इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इस वर्क को चौसर ने ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज से नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज में चौसर ने क्या किया था? कन्वर्ट किया था। ओके, तो ये नहीं पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज टू नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौसर के इटालियन फेस के बारे में। तो चौसर के जो इटालियन फेस के वर्क हैं, तो आपको पता है चौसर कौन थे? एक लाइक रॉयल पोएट थे। तो रॉयल पोएट थे, दैट्स वाई चौसर जो थे काम से यहाँ वहाँ वो विजिट किया करते थे। रॉयल पोइट थे, रॉयल कनेक्शन थे। तो जब चौसर कहाँ विजिट किया था? चौसर इटली गए थे, तभी उनका वो किससे कनेक्ट हो पाए थे? वो दांते, पेट्रियार्क, इन जो ये फेमस जो इटालियन राइटर्स हैं इनसे कनेक्ट किया था, और तभी इन्होंने इटालियन लिटरेचर, ठीक है, तभी जो इनकी राइटिंग्स हैं इन्होंने क्या है? इटालियन इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलेगा। सिंपल आपको ये याद रखना है। अब जो इनकी इटालियन राइटिंग्स है उसमें क्या क्या हमें याद रखना है? जैसे दांते का फेमस वर्क है,
पैराडीसो दांते का फेमस वर्क है डिवाइन कॉमेडी, आपको पता है। तो डिवाइन कॉमेडी से ही इन्फ्लुएंस होकर चौसर ने हाउस ऑफ फेम लिखा था। ओके, हाउस ऑफ फेम लिखा था जो कि डिवाइन कॉमेडी से इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट हम बात करें जो इटालियन राइटर हैं, इन इटालियन राइटर से इन्फ्लुएंस होकर ट्रिलियस क्रिसीड लिखा गया, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखा गया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से राइटर से इन्फ्लुएंस होकर कौन सा वर्क चौसर ने लिखा था। ओके, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। ओके, सिंपल आपको इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं हाउस ऑफ फेम की, चौसर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इटालियन फेस का। हाउस ऑफ फेम जो है वो किस में लिखा गया है? अगेन ये ड्रीम विजन वर्क है, लेकिन ड्रीम विजन के साथ साथ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ड्रीम एलिगरी वर्क है। एलिगरी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि जिसके अंदर एक हिडन मीनिंग होती है, तो ये क्या है? एक एलिगोरिकल वर्क है, ड्रीम एलिगरी वर्क है एंड इंस्पायर्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय दांतेज डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी से इन्फ्लुएंस है। नाउ यहाँ पर ये भी याद रखना है, दिस वर्क इज अनफिनिश्ड, द नरेटर इज टेकन बाय एन ईगल टू द हाउस ऑफ फेम। तो व्हाट हैपन, नरेटर को 2 टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स लेकर जाती है? 2 टाइम्स ईगल नरेटर को पिक करती है। ओके, ईगल को पिक करती है और वो कहाँ पर छोड़ देती है? इन फ्रंट ऑफ द कैसल, एक कैसल है, कैसल के बाहर नरेटर को छोड़ देती है। जब नरेटर उस कैसल के अंदर जाता है तो कैसल के अंदर नरेटर की मुलाकात होती है 3 लोगों से। अब यहाँ पर एक पहला लोग है, ओके, जो फर्स्ट पीपल जिससे नरेटर की मुलाकात होती है, तो वो ऐसा है कि जो कि अपनी लाइफ में हार्डवर्क करना चाहता है। ओके, वो क्या करना चाहता है, मैं सिंपल आपको बता देती हूँ। तो वो क्या है? हार्डवर्क तो करना चाहता है, ओके, हार्डवर्क करना चाहता है, लेकिन हार्डवर्क करने का रीज़न क्या है? वो फेम चाहता है, इसलिए वो हार्डवर्क करना चाहता है। दूसरे लोग से, दूसरा जो पर्सन है उससे मिलता है, तो अब दूसरा पर्सन अपनी लाइफ में हार्डवर्क नहीं करना चाहता। ओके, हार्डवर्क नहीं करना चाहता, लेकिन उसे क्या चाहिए? उसे बस फेमस होना है, फेम चाहिए, उसे फेम चाहिए, लेकिन हार्डवर्क नहीं करना। थर्ड पर्सन से मिलता है, थर्ड पर्सन क्या कहता है कि मुझे हार्डवर्क तो करना है, लेकिन मैं हार्डवर्क करना चाहता हूँ और मुझे फेम नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, फेम के लिए हार्डवर्क नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, तो ये कहाँ पर बात होती है? ये हाउस ऑफ फेम में जब चौसर पहुँचता है पहली बार, हाउस ऑफ फेम के सामने ईगल चौसर को छोड़ देती है, ओके, नरेटर को छोड़ देती है, तो वो 3 लोगों से मिलता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि फर्स्ट टाइम वो यहाँ पर जाता है। नाउ व्हाट हैपन कि दोबारा से ईगल जो नरेटर है उसको पिक करती है और नाउ दिस टाइम वो कहाँ पर छोड़ देती है? दिस टाइम वो हाउस ऑफ ह्यूमर के बाहर छोड़ती है। हाउस ऑफ ह्यूमर जो कि एक डार्क डिस्मल प्लेस है, एक हेल लाइक प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारी नॉइस आ रही है। ओके, हाउस ऑफ ह्यूमर के बाहर जैसे ही चौसर को छोड़ दिया जाता है, नाउ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि हाउस ऑफ ह्यूमर में अगेन चौसर को एक ईगल फिलॉसफी समझाती है। ओके, तो इस फिलॉसफी का नेम आपको याद रखना है। क्या है ये फिलॉसफी? मेन इन ब्लैक फिलॉसफी, हैप्पी मैन फिलॉसफी। मेन इन ब्लैक फिलॉसफी, हैप्पी मैन फिलॉसफी, यानी कि जो फेम है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। मेन इन ब्लैक फिलॉसफी, हैप्पी मैन फिलॉसफी। ओके, हैप्पी मैन फिलॉसफी। आई होप सो कि जो भी मैं आपको समझा रही हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, टू द पॉइंट। ओके, हैप्पी मैन फिलॉसफी, मैन इन ब्लैक फिलॉसफी, इस फिलॉसफी का नेम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो डू नॉट रन फॉर फेम, बी रिलीजियस, रिलीजियस रहो, फेम के पीछे मत भागो कि हाँ मुझे तो अगर फेम मिल रहा है। जैसे आप देखोगे यूट्यूबर्स अक्सर क्या होता है कि हमें क्या चाहिए कि हम 10 लोगों के सामने हम सिंपैथी लेने के लिए हम किसी गरीब को खाना दे रहे हैं और पीठ पीछे उनसे फिर क्या है, उनको गालियां देना, उनको धक्का मारना, उनको टच करने से भी ऐसे डरना और कैमरे के आगे कुछ और रूप दिखाना। ओके, तो डू नॉट गो फॉर फेम,
फेम के पीछे मत भागो, बी रिलीजियस, जरूरी नहीं कैमरा है तभी तुम ये सब कर रहे हो, फेम मिल रहा है तो ही तुम ये सब कर रहे हो, कैमरे के पीछे भी रिलीजियस रहना है तुम्हें। ओके, तो ये आपको याद रखना है सिंपल वर्क। नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं। सो नेक्स्ट वर्क वी हैव इटालियन फेज का नेक्स्ट फेमस वर्क ट्रिलियस एंड क्रिसीड आ जाता है। नाउ डू रिमेंबर ट्रिलियस एंड क्रिसीड, क्रिसीड ये इनका वर्क है, लेकिन ट्रिलियस एंड क्रिसीडा ये किसका वर्क है? ऑल्सो बाय शेक्सपियर। ओके, शेक्सपियर ने भी वर्क लिखा है ट्रिलियस एंड क्रिसीडा। ओके, शेक्सपियर का जो वर्क है वो सिंपल आप ये याद रखो कि शेक्सपियर की एक डार्क कॉमेडी है। शेक्सपियर ने लिखा है लेकिन वो एक डार्क कॉमेडी लिखी है शेक्सपियर ने। ओके, तो ये हम जब शेक्सपियर पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। ओके, नेक्स्ट कौन से जॉनरा से बिलोंग करता है? सो दिस इज ट्रेजिक लव स्टोरी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट टाइम चौसर ने यहाँ पर राइम रॉयल स्टेंजा को इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुके हैं, ये अक्सर अभी भी रीसेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो राइम रॉयल स्टेंजा का यहाँ पर चौसर ने यूज़ किया है। राइम रॉयल स्टेंजा आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है। ओके, नाउ ये इस वर्क का सोर्स आपको याद रखना है कि कौन सा सोर्स है इस वर्क का। वन ऑफ द चौसर ग्रेटेस्ट वर्क, ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल रियलिज्म, फेट वर्सेस फ्री विल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नाउ ट्रिलियस क्रिसीड की अगर हम बात करें तो ट्रिलियस एंड क्रिसीड सिंपल मैं आपको यहाँ पर स्टोरी बता देती हूँ, ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं बताऊँगी, टू द पॉइंट बताऊँगी। ट्रिलियस एंड क्रिसीड दो क्या होते हैं? लवर्स होते हैं। नाउ यहाँ पर जो क्रिसीड है, लेडी ऑलरेडी क्या है, क्रिसीड बिलीव नहीं करती कि हाँ मुझे शादी नहीं करनी किसी से और मुझे क्या है ऐसे ही रहना है। ओके, विडो वुमेन है, ब्लैक कलर के कपड़े पहनती है और जैसा होता नहीं कि हाँ हीरो अचानक से हीरोइन को देखता है, वो सोचता है कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, लेकिन प्यार हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलेगा, सेम यही स्टोरी। अब होता क्या है कि ट्रिलियस क्रिसीड को एक गिफ्ट दे देता है। ओके, दोनों क्या होते हैं? लवर्स हो जाते हैं। और लवर्स होते भी किसकी वजह से हैं? क्रिसीड के अंकल पेंडरस, यहाँ पर कैरेक्टर आपको याद रखना है, इसकी क्रिसीड के अंकल की वजह से ये दोनों जो है अपना रिलेशनशिप लाइक कंटिन्यू कर पाते हैं। पेंडरस ही क्रिसीड को फोर्स करते हैं कि हाँ ट्रिलियस बहुत अच्छा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ ये आपको याद रखना है कि पेंडरस फर्स्ट कॉमिक कैरेक्टर था जॉफ्री चौसर का, ये आपको याद रखना है। नाउ अब होता क्या है कि ट्रिलियस को जो ट्रोजान वॉर चल रही थी उसमें वापस जाना था, तो तभी ट्रिलियस क्रिसीड को एक ब्यूटीफुल सा ग्रिंडल गिफ्ट देता है। ओके, नाउ जब वो उस गिफ्ट को क्रिसीड को दे देता है और तभी क्रिसीड को बोलता है कि हाँ चलो अब तुम चले जाओ, हमें वापस फिर मिलेंगे हम, और ये प्यार की निशानी है। नाउ अब होता क्या है कि ट्रिलियस वो सेम गिफ्ट को पहने हुए देखता है ड्यूमडी को। ओके, तभी जो ट्रिलियस है वो ये देखकर गुस्सा हो जाता है, इन दोनों के बीच में बैटल होती है और यहाँ पर इस चीज को पोर्ट्रे किया जाता है कि ट्रिलियस ने क्रिसीड को धोखा दिया है। ओके, नाउ जो जिस तरीके से यहाँ पर क्रिसीड को पोर्ट्रे किया गया था, इस चीज के लिए चौसर को क्रिटिसाइज किया गया था। ओके, रॉबर्ट हेनरीसन याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हेनरीसन ने भी टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड ये इन्होंने वर्क लिखा था जहां पर इन्होंने क्रिसीड को क्रिटिसाइज किया है। ओके, तो ये सिंपल आपको स्टोरी समरी नहीं याद रखनी, स्टोरी नहीं पूछी जाती, मेन चीजें जो मैंने आपको बताई ये आपको याद रखनी है। नाउ व्हाट हैपन कि जब चौसर ने ये वर्क लिखा था तो इस वर्क को लेकर काफी ज्यादा उन्हें क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जिसके बाद चौसर ने नेक्स्ट वर्क लिखा था लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, जिसके अंदर इन्होंने 10 वुमेन को प्रेस किया था, 10 वुमेन कैरेक्टर को प्रेस किया था। और इसे कौन सी स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कि व्हाट दैट मीन्स, ठीक है, पहली नोट इसका मतलब क्या होता है कि जब एक राइटर अपने अर्लियर वर्क में जो भी चीज़ें उसने पोर्ट्रे की है उसको दोबारा से रीफ्रेम करता है, रीराइट करता है, तो ये स्टाइल ऑफ राइटिंग में लिखा था। ओके, तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ओके, तो इसी के साथ ही
हाँ, नेक्स्ट वर्क हम बात करते हैं इटालियन फेज का। नेक्स्ट वर्क द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, मैरिज ऑफ रिचार्ड सेकंड और एनी दी बोमिया, इनकी मैरिज फंक्शन पर पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखा गया था। राइम रॉयल स्टेंजा में लिखा गया है। ड्रीम विजन वर्क है, ये आपको याद रखना है। कहाँ से इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा, ये आपको याद रखना है। नाउ व्हाट हैपन, बर्ड्स, सारी की सारी बर्ड्स गैदर होती हैं पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में। बर्ड्स ऑफ फाउल्स भी बोला जाता है, ओके, पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स भी बोला गया है इसको। तो बर्ड्स क्या है, यहाँ पर मेटिंग के लिए आपस में इकट्ठा होती हैं अपने एक बेस्ट पार्टनर चूज करने के लिए, मेटिंग पार्टनर चूज करने के लिए। तो यहीं पर ही बर्ड्स के बीच में डिबेट होती है कि कौन सा किसके लिए परफेक्ट मैच रहेगा। कोई बोलता है मैं तेज भाग सकता हूँ, कोई बोलता है कि मैं इतने बड़े बड़े जानवरों को खा सकता हूँ वगैरह वगैरह, तेज उड़ सकता हूँ, इतने ऊंचे उड़ सकता हूँ वगैरह वगैरह। और यहीं पर ही कौन सा कैरेक्टर आता है, यहीं पर ही फर्स्ट टाइम संत वैलेंटाइन का कैरेक्टर आया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। संत वैलेंटाइन आते हैं, अपने साथ एक ईगल को लेकर आते हैं संत वैलेंटाइन, और तभी उस फीमेल ईगल को लेकर आते हैं संत वैलेंटाइन। और संत वैलेंटाइन बोलते हैं कि प्यार के अंदर, प्यार के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्यार में ये सारी चीज़ें नहीं होती। लव कैन कॉन्कर द लव, लव ही, प्यार से ही प्यार को जीता जा सकता है। ओके, तो इसीलिए संत वैलेंटाइन को इसी वजह से सेलिब्रेट किया जाता है 14 फेब। ठीक है, आप देखोगे वैलेंटाइन डेज, तो इसी से ही 14 फेब जो वैलेंटाइन डेज है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इसी के साथ ही जितने भी हमारे चौसर के वर्क्स थे वगैरह वगैरह सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो इसके अलावा हमारे जो चौसर का जो इंग्लिश फेज़ है, इंग्लिश फेज़ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बिकॉज अभी मेरी दूसरी क्लास भी है। सो हाँ, हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इंग्लिश फेज़ को, पूरा कैंटरबरी टेल्स को इन डिटेल में हम कंप्लीट करेंगे। आई होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लस में अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को फॉर फर्दर वीडियोस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।